गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे थे आपका संसाधनों से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं और जो उनका डेवलपमेंट है, वो चैप्टर हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको राइट डाउन एंड लर्न करने के लिए बोला था। आई होप आपने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हमें अपने लाइफ में क्वालिटी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? संसाधनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। देखिए, मनुष्य ने, ठीक है, इनका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है, कमी आई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। ठीक है, जो हमारा पूरा वर्ग है वह दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वो जिसके पास संसाधन है, उसे हम संसाधन संपन्न कहेंगे। दूसरा वो बेटा जिसके पास संसाधन नहीं है, जिन्हें हम संसाधनहीन कहेंगे। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अमीर और गरीब में बंट गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। देखिए, संसाधनों का जो अंधाधुंध शोषण हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कुछ संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, आपको पता है एवरी ईयर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओजोन परत अवक्षय, ठीक है, ओजोन परत जो है हमारी, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, ठीक है, वो डिप्लीट होती जा रही है, उसमें एक छिद्र हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है, वो भी इन्हीं संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से हो रहा है। भूमि निम्नीकरण, भूमि की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ क्षमता है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका, मानव ने जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो 3 समस्याओं का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है। ये तीनों ही समस्याएं आपको अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करनी है, और सभी क्वेश्चंस आप साथ साथ करेंगे। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों या देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य जो है वह खतरे में पड़ सकता है। देखिए, यदि इसी तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग अंधाधुंध तरीके से यदि किया गया, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। देखिए, इनका यदि हमें ढंग से प्रयोग करना है, तो हमें इनके लिए योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ हम देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया है कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है।
सतपोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। देखिए, जो भी हमारा विकास हो, ठीक है, वह इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात, उस तरीके से किया जाना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरत है उसकी अवहेलना ना की जाए। मतलब ये नहीं कि यह जो पीढ़ियां हैं यही इन रिसोर्सेज, इन्हीं संसाधनों को समाप्त कर दे, बाकी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमारा विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। पहला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो वह कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया आपका कि कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन बन गया यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी तक आपके हो गए हैं। तो देखिए, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर है। ब्राज़ील का शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। 100 राष्ट्रों से अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष जो हैं इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतपोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की थी। अब देखेंगे हम यहाँ पर संसाधनों का नियोजन। ठीक है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन जो है वह एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब संसाधनों का यदि हमें अच्छे ढंग से प्रयोग करना है तो उसका नियोजन, उसके लिए प्लानिंग की जानी चाहिए और वही एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, विविधता का अभिप्राय बेटा यहाँ पर क्या है कि मतलब जो संसाधन हैं कहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे विविधता वाले देश में संसाधनों का प्रयोग करने के लिए नियोजन की अति आवश्यकता होती है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। देखिए, इंडिया में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर हैं संसाधनों के मामले में। ठीक है, और कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं बेटा जहां पर इन संसाधनों की महत्वपूर्ण जो संसाधन जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है उनकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। उदाहरण देख लेते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की यहाँ पर कमी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की मैं बात करूँ, देखिए ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका मैप फिल करना आना चाहिए। तो जब यहाँ पर आप मैप फिल करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे हमारा ईस्टर्न स्टेट जो है वह अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पर आप देखेंगे कि जल संसाधन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन मूल विकास की यहाँ पर कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है लेकिन जन संसाधनों की कमी है। लद्दाख, जिसे ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं, देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे
भारत में संसाधन नियोजन। देखिए, अभी तक हमने देखा कि संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है और भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसाधनों की कमी पाई जाती है या जो संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ जो हम करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे भारत में संसाधन नियोजन। देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, देश के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और फिर उनकी पहचान करके उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना पहला कार्य। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कौशल स्किल होनी चाहिए और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। फिर देखिए थर्ड पार्ट, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। देखिए, संसाधनों से संबंधित जो भी विकास योजनाएं हैं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना। ठीक है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। देखिए, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तब से हम संसाधनों के नियोजन के संसाधनों के नियोजन के उद्देश्य पूर्ति के लिए हमने कुछ प्लानिंग की, योजनाएं बनाई और उन्हीं योजनाओं में सम्मिलित है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से की गई थी और यहाँ नाम से क्लियर है, पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसको 1951 से 1956 तक लागू किया गया था, इसकी जो ड्यूरेशन थी वह 5 ईयर के लिए थी और इसी योजनाओं के तहत जो संसाधनों का नियोजन है वह किस तरीके से किया जाएगा यह सब कुछ इसमें सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यदि हम किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि वहाँ पर संसाधन जो हैं वह उपलब्ध हों। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर संसाधनों की कमी पाई जाती है लेकिन वह फिर भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। देखिए, जहाँ भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को हम कहते हैं कि वह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आधिपत्य का अर्थ है यहाँ पर अपना अधिकार जो है वह स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, किस तरीके से हम संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, ठीक है, जो मिसयूज़ हो रहा है, तो उनको हम अपने संसाधनों को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
देखिए, यदि हम किसी भी तरीके के विकास की बात करें तो उसमें संसाधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन यदि हम संसाधनों का विवेकहीन मतलब बुद्धि का प्रयोग किए बिना यदि हम उनका अति उपयोग करते हैं तो उससे हमें अनेक तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वो समस्याएं सामाजिक आर्थिक हो सकती हैं, समस्याएं पर्यावरण से संबंधित भी हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। देखिए, हर व्यक्ति की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो की जा सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये जो शब्द थे वह महात्मा गांधी जी के थे। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन की पक्षधर थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो हम कल यहाँ पर टॉपिक करेंगे बेटा, कल हमारा टॉपिक होगा भू संसाधनों से संबंधित। ठीक है, भू संसाधनों में हम यहाँ पर भू संसाधनों के टाइप पढ़ेंगे, भारत में भू उपयोग प्रारूप पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी हैं। तो देखिए, अब आपके सामने यहाँ जो स्पीच के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो 3 समस्याएं आपको एक्सप्लेन करनी है। देन आफ्टर आपसे ये पूछा जा सकता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह ब्राज़ील में हुआ था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कौन सी सिटी में हुआ था। तो उस सिटी का नाम क्या था? रियो डी जेनेरो था। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। 5th क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास बेटा क्या होता है? बोलिए मेरे साथ साथ। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना जो विकास होता है और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। ठीक है, भविष्य में जो हमारी पीढ़ियों की आवश्यकताएं हैं उनकी अवहेलना किया बिना जो विकास किया जाता है उसे सतत पोषणीयता विकास कहा जाता है। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए, जब भी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है यदि विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए और नियोजन के साथ किया जाए तो हम उनकी नियोजन से किया जाए तो यह एक सर्वमान्य रणनीति कही जाती है। मीन्स प्लानिंग के साथ किया जाए तो। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि इससे हमारी कोई इन्वायरमेंट से संबंधित या सामाजिक आर्थिक रूप से कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो ये सभी आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं, 5 क्वेश्चंस बने हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं। ये आप याद भी कर लेना और लिख भी लेना। ठीक है,